जरा एक स्थिति की कल्पना कीजिए। मान लीजिए कि कोई इंसान पूरे पूरे 1000 घंटे जिम में बिताता है। अच्छा, 1000 घंटे। हाँ, मतलब वो रोज जिम जाता है, पसीना बहाने वाले लोगों को देखता है, ट्रेनर की बातें बड़े ध्यान से सुनता है, और और जब 1 साल बाद वो अपना वजन नापता है, तो पता चलता है कि उसके शरीर में कुछ बदलाव ही नहीं आया। बिल्कुल, उसके शरीर में 1 ग्राम भी मांसपेशी या मसल नहीं जुड़ी है। ये सुनने में कितना अजीब और बेतुका लगता है ना? हाँ। कोई भी कहेगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। राइट। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली इंसानी दिमाग के साथ बिल्कुल यही कर रही है। ये तो बहुत बड़ा दावा है है। ना? हम क्लासरूम में हजारों घंटे बिताते हैं, लेकिन जब अंत में ज्ञान को नापने की बारी आती है तो परिणाम एकदम निराशाजनक होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आज 30 मार्च 2026 है, और आज की हमारी इस विशेष गहन चर्चा का विषय तक्षशिला रिसर्च पेज पर आज ही प्रकाशित हुआ एक बेहद क्रांतिकारी शोध पत्र है। हाँ, और सच कहूं तो ये रिसर्च बहुत दिलचस्प है। एकदम। इस पेपर का नाम है फ्रॉम आवर्स टू ब्रेन पेजेस, साइंस ऑफ टाइम टू नॉलेज कन्वर्जन, जिसे शिव नारायण ने लिखा है। तो आज का हमारा जो मिशन है वो ये समझना है कि हम सीखने की प्रक्रिया में समय को सिर्फ गुजरने देने के बजाय उसे मापने योग्य ठोस ज्ञान में कैसे बदल सकते हैं। राइट। मतलब क्या समय को एक ऐसी करेंसी या मुद्रा माना जा सकता है जिससे सीधा ज्ञान खरीदा जा सके? मैं तो बस यही सोच रहा था। देखिए, ये एक बहुत ही सटीक सवाल है और मैं बता रही हूँ यही वो बुनियादी समस्या है जिस पर ये पूरा शोध प्रहार करता है। अच्छा। हाँ, हम पीढ़ियों से ना एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी खामी ये है कि वो मान लेती है कि अगर कोई क्लासरूम में मौजूद है तो वो सीख रहा है। बिल्कुल, हम ज्ञान को अटेंडेंस रजिस्टर में लगे उस टिक मार्क से या फिर टाइम टेबल की घंटों से मापते हैं। जो कि सही नहीं है। एकदम सही नहीं है। सच्चाई ये है कि समान समय के निवेश से अक्सर बहुत ही असमान परिणाम मिलते हैं। मतलब एक ही क्लास में बैठे 2 बच्चों का रिजल्ट अलग होता है। हाँ, एक ही क्लास में एक ही शिक्षक से पढ़ने वाले 2 लर्नर्स का ज्ञान ग्रहण करने का जो स्तर है वो बिल्कुल अलग होता है। राइट। इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ किसी जानकारी के संपर्क में आना या एक्सपोजर मिलना काफी नहीं है। तो अगर मैं इसे सही से समझ रहा हूं तो हमारी मौजूदा व्यवस्था समय को एक ऐसी चीज मानती है जो बस बीत रही है। हाँ, एक निष्क्रिय चीज। जैसे कि अगर मैं किसी क्लास में जाकर बैठ गया तो मैंने अपना काम कर दिया। ये कुछ मुझे उस कार में बैठने जैसा लग रहा है जिसका इंजन तो चालू है, पेट्रोल भी लगातार जल रहा है, लेकिन गियर पूरी तरह से न्यूट्रल में है। ओहो, क्या शानदार तुलना की है आपने, है ना? मतलब आप ईंधन जला रहे हैं, इंजन का शोर भी हो रहा है जो कि शायद टीचर का लेक्चर है। हाँ। लेकिन कार 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही है। ये न्यूट्रल गियर वाली तुलना बहुत ही सटीक है और शोध पत्र भी बिल्कुल इसी बात को वैज्ञानिक नजरिए से समझाता है। अच्छा, कैसे? पारंपरिक प्रणाली में समय को एक निष्क्रिय चर या पैसिव वेरिएबल माना जाता है। बस ये देखा जाता है कि कैलेंडर में कितने दिन कट गए। बस दिन गिनते रहो। राइट। लेकिन जो नया ज्ञानपीठ आर्किटेक्चर या लर्नोग्राफी का सिद्धांत इस पेपर में पेश किया गया है ना, हाँ। वो समय को इस तरह नहीं देखता। इसके अनुसार समय कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस पृष्ठभूमि में चल रही है। तो फिर समय क्या है उनके हिसाब से? समय एक सक्रिय और परिवर्तनीय संज्ञानात्मक संसाधन है, मतलब एक एक्टिव कॉग्निटिव रिसोर्स है। ये एक कच्चा माल है। कच्चा माल। हाँ, जैसे कारखानों में कच्चे माल को एक स्पष्ट प्रक्रिया के जरिए उत्पाद या प्रोडक्ट में बदला जाता है ना। हाँ, बिल्कुल। वैसे ही समय को सीधे ज्ञान के उत्पादन में लगाया जा सकता है। एक सेकंड, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी उलझन हो रही है। बताइए। कारखाने का उदाहरण ठीक है, क्योंकि वहां हम देख सकते हैं कि लोहे से कार बन रही है, लेकिन जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो ये बहुत ही अमूर्त या एब्स्ट्रैक्ट चीज है ना। ज्ञान कोई आलू प्याज तो है नहीं जिसे हम तराजू पर तोल ले या ईंटों की तरह गिन ले। सही बात है। तो अगर हम कह रहे हैं कि हम समय को ज्ञान में बदल रहे हैं तो हम उस आउटपुट को मापेंगे कैसे? क्या इसे सच में भौतिक रूप से मापा जा सकता है? देखिए, यही वो जगह है जहां ये शोध पारंपरिक शिक्षा से पूरी तरह अलग हो जाता है। अच्छा।
ज्ञान को मापने के लिए इस पेपर में एक नई इकाई या यूनिट पेश की गई है, जिसे ब्रेन पेज कहा गया है। ब्रेन पेज? हाँ, ब्रेन पेज। ज्ञान पेज आर्किटेक्चर में ज्ञान हस्तांतरण की या नॉलेज ट्रांसफर की सबसे छोटी, स्पष्ट और मापने योग्य इकाई है। रुको, क्या ये सिर्फ अच्छे नोट्स बनाने का कोई नया और फैंसी नाम नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मतलब अगर हम सिर्फ पन्नों पर कुछ लिख रहे हैं तो ये तो वही रटने वाली बात हो गई जो हम सालों से करते आ रहे हैं। इसमें नया क्या है? मैं समझाती हूँ। ये नोट्स बनाने या रटने से बिल्कुल अलग है, और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा न्यूरोसाइंस या दिमाग के काम करने के तरीके को समझना होगा। ठीक है, बताइए। ये शोध मोटर साइंस पर बहुत जोर देता है। मोटर साइंस? हाँ, जब हम कहते हैं कि कोई सीख रहा है तो हमें लगता है कि ये सिर्फ दिमाग के अंदर चलने वाली कोई अदृश्य प्रक्रिया है। हाँ, हमें तो यही लगता है कि बस दिमाग में कुछ सेव हो रहा है। लेकिन असल में सीखना एक सक्रिय मोटर संज्ञानात्मक निर्माण प्रक्रिया है, मतलब एक्टिव मोटर कॉग्निटिव कंस्ट्रक्शन। मोटर संज्ञानात्मक मतलब शरीर की गतिविधि और दिमाग का एक साथ काम करना। बिल्कुल। जब कोई लर्नर सिर्फ चुपचाप बैठकर लेक्चर सुनता है तो उसके दिमाग में केवल एक बहुत कमजोर संवेदी या सेंसरी इनपुट जाता है, जो जल्दी भूल जाते हैं हम। राइट। लेकिन जब वो एक ब्रेन पेज बनाता है, यानी वो सक्रिय रूप से किसी विषय का विजुअलाइजेशन करता है, अच्छा, अपने हाथों का उपयोग करके उसे लिखता है, कोई चित्र या स्ट्रक्चर्ड कॉग्निटिव मैप बनाता है, तो वो एक शारीरिक गतिविधि कर रहा है। मतलब वो सिर्फ सुन नहीं रहा, फिजिकली कुछ कर रहा है। एकदम सही। इस प्रक्रिया में मस्तिष्क के मोटा सर्किट काम करना शुरू कर देते हैं। इसमें दिमाग के 3 अहम हिस्से एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। कौन कौन से? हिपोकैम्पस, बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम। तो शारीरिक रूप से लिखने या मैप बनाने से असल में दिमाग के अंदर क्या बदलता है? बहुत कुछ बदलता है। हाथ की गति बेसल गैंग्लिया को संकेत भेजती है, जो फिर हिपोकैम्पस को उस जानकारी को एक स्थायी स्मृति या न्यूरल एन्कोडिंग में बदलने के लिए मजबूर करता है। ओह वाह, तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। हाँ, इस पूरी शारीरिक और मानसिक जुगलबंदी को शोध में थैलेमिक साइक्लोजिड रिहर्सल या TCR कहा गया है। DCR? अच्छा। सरल शब्दों में कहें तो जब आप सिर्फ सुनते हैं तो जानकारी दिमाग की सतह से फिसल जाती है, लेकिन जब आप TCR के माध्यम से एक ब्रेन पेज बनाते हैं तो वो पक्का हो जाता है। हाँ, आप शारीरिक रूप से उस जानकारी को अपने न्यूरल नेटवर्क में उकेर रहे होते हैं। ये न्यूरल एफिशिएंसी में बदल जाता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। तो एक ब्रेन पेज कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, ये आपके दिमाग में बना एक भौतिक बायोलॉजिकल सर्किट है। आप इसे लेगो ब्लॉक्स की तरह देख सकते हैं। लेगो ब्लॉक्स? हाँ, हर ब्रेन पेज एक ठोस ब्लॉक है जिससे ज्ञान की इमारत बन रही है। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। मतलब जब हम 8वीं या 10वीं कक्षा में सिर्फ पीछे बैठ के सुन रहे होते हैं, हाँ, तो हमारा दिमाग बायोलॉजिकली उस जानकारी को सेव करने के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ है, क्योंकि हमने उस मोटर सर्किट को ऑन ही नहीं किया। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। ठीक है, तो अब हमारे पास ज्ञान को मापने की एक स्पष्ट इकाई आ गई, ब्रेन पेज। लेकिन अगर मुझे ये देखना हो कि मेरा समय कितनी कुशलता से इन ब्रेन पेज में बदल रहा है, तो उसका गणित क्या है? इस रूपांतरण को कैसे मापा जाता है? देखिए, इस पूरी प्रक्रिया को मापने के लिए शोध में एक बहुत ही स्पष्ट गणितीय ढांचा दिया गया है, जिसे BAT-BPH फ्रेमवर्क कहते हैं। BAT-BPH? हाँ, इसके 2 मुख्य हिस्से हैं। पहला है BAT, यानी ब्रेन पेज एडेड टाइम। ये नाम से लग रहा है कि ये वो समय है जो ब्रेन पेज बनाने में लगा है। सही। यह वो कुल समय है जो एक लर्नर सक्रिय रूप से यानी मोटर सर्किट का उपयोग करके ब्रेन पेज बनाने में लगाता है। मतलब ये वो टाइम नहीं है जो उसने क्लास में बस बैठे हुए बिताया? एकदम नहीं। ये वो समय नहीं है जो उसने क्लास में बैठे हुए या ख्यालों में खोए हुए बिताया है। ये निष्क्रिय स्टडी आवर्स का एक सक्रिय विकल्प है। अच्छा, और दूसरा क्या था? दूसरा मैट्रिक है BPH, यानी ब्रेन पेज पर आवर। यानी 1 घंटे में कितने ब्रेन पेज बने? बिल्कुल। BPH ज्ञान उत्पादन की दक्षता या एफिशिएंसी को मापता है। इससे हमें वो मुख्य समीकरण मिलता है। वो समीकरण क्या है? ज्ञान का आउटपुट, जिसे हम K कहते हैं, वो बराबर है BAT को BPH से गुणा करने पर। मतलब K = BAT × BPH। अगर मैं इसे वापस अपने जिम वाले उदाहरण से जोड़कर देखूं तो ये एकदम साफ हो जाता है। हाँ, बताइए कैसे? BAT वो कुल समय है जो मैंने जिम के अंदर पसीना बहाते हुए, डंबल उठाते हुए बिताया।
ये मेरा जिम कार्ड स्वाइप करने से लेकर बाहर निकलने तक का समय है। बिल्कुल। और बीपीएच ये दर्शाता है कि उस 1 घंटे के बैठ में मैंने असल में कितनी कैलोरी बर्न की या कितनी सही फॉर्म में कसरत की। बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। अब अगर मेरा बैट बहुत ज्यादा है, मान लीजिए मैं रोज 2 घंटे जिम में हूं, लेकिन मेरा बीपीएच 0 के करीब है क्योंकि मैं मशीनों पर बैठकर सिर्फ अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था। हाँ। तो अंत में मेरा आउटपुट या रिजल्ट 0 ही होगा। समय तो पूरा बीता, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हुआ। ये एकदम सटीक तुलना है। और इसी जिम वाले तर्क को अगर हम अपनी शिक्षा प्रणाली पर लागू करें ना, तो क्या होगा? तो शोध पत्र में कक्षा 8 के गणित का एक बहुत ही शानदार और आंखें खोल देने वाला उदाहरण दिया गया है। अच्छा, वो क्या है? जरा सोचिए, एक पारंपरिक व्यवस्था में क्या होता है? एक छात्र साल भर लगभग हर दिन 45 मिनट की क्लास में बैठता है। हाँ, फिर ट्यूशन भी जाता है। बिल्कुल, फिर वो ट्यूशन जाता है, फिर घर पर होमवर्क करता है। अगर हम इस पूरे निष्क्रिय समय को जोड़ें तो काफी घंटे हो जाएंगे। हाँ, एक साल में वो सिर्फ गणित के लेक्चर सुनने और देखने में लगभग 1000 घंटे बर्बाद कर देता है। बाप रे, 1000 घंटे! और विडंबना देखिए कि 1000 घंटे बिताने के बाद भी अक्सर उसे गणित के बुनियादी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते। ये सच है। मैंने भी 8वीं कक्षा में गणित में शायद 1000 घंटे से ज्यादा ही लगाए होंगे, और सच बताऊं तो आज भी कई बार उंगलियों पर गिनती करनी पड़ जाती है। देखा? मेरा बैट तो 1000 था, लेकिन बीपीएच पूरी तरह से 0 था। तो इस नए ज्ञानपीठ आर्किटेक्चर में इस 8वीं कक्षा के गणित का क्या हाल होगा? शोध के अनुसार अगर छात्रों को इस नई प्रणाली में प्रशिक्षित किया जाए तो वे 1000 घंटे के निष्क्रिय लेक्चर के बजाय मात्र 50 से 100 बैठ घंटों में, सिर्फ 50 से 100 घंटे? हाँ, मात्र 50 से 100 घंटों में पूरी गणित की किताब के ब्रेन पेज मैप्स और मॉड्यूल बना सकते हैं। वाओ। और अगर हम महारत या मास्टरी की बात करें तो लगभग 500 घंटों में, यानी करीब 6 महीने के भीतर वे पूरे पाठ्यक्रम पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। 1000 घंटे से सीधा 500 घंटे, और वो भी आधी अधूरी समझ से हटकर पूरी मास्टरी तक। जी हाँ, ये तो समय और मानवीय क्षमता की बहुत बड़ी बचत है। बिल्कुल, यही इस विज्ञान की ताकत है। जब आप समय को निष्क्रिय रूप से बहने नहीं देते, बल्कि उसे मोटर सर्किट के जरिए सीधे ज्ञान में बदलते हैं, तो दक्षता बढ़ जाती है। हाँ, दक्षता कई गुना बढ़ जाती है। देखिए, ये सब कागज पर या थ्योरी में तो बहुत ही क्रांतिकारी लगता है, लेकिन क्या? मुझे इसकी व्यावहारिकता पर थोड़ा संदेह हो रहा है। अगर हम असली दुनिया की बात करें, जहां स्कूल हैं, 40-50 बच्चों की क्लास है और एक टीचर है, वहां ये कैसे काम करेगा? क्योंकि हमारी तो पूरी व्यवस्था इसी बात पर टिकी है कि टीचर ब्लैक बोर्ड के पास खड़ा होकर लेक्चर देगा और बच्चे सुनेंगे। राइट। इस नए फ्रेमवर्क को जमीन पर कैसे उतारा जाएगा? देखिए, ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। शोधकर्ता ने सिर्फ थ्योरी नहीं दी है, बल्कि इसे लागू करने का पूरा तरीका भी बताया है। अच्छा, कैसे करेंगे लागू? इसके लिए ब्रेन पेज क्लासरूम और मिनिएचर स्कूल्स की अवधारणा पेश की गई है। इस नए माहौल में शिक्षक अब पारंपरिक अर्थों में व्याख्यान देने वाले या ज्ञान बांटने वाले नहीं रह जाते। तो वो क्या बन जाते हैं? वे टास्क मॉडरेटर बन जाते हैं। टास्क मॉडरेटर मतलब उनका काम सिर्फ मैनेज करना है? हाँ, उनका काम अब जानकारी देना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि क्लास में जो समय बिताया जा रहा है वो खाली न जाए। वे छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं ताकि छात्र खुद ज्ञान का निर्माण कर सकें। और इस पूरी प्रक्रिया को ट्रैक करने के लिए एक सिस्टम काम करता है। कौन सा सिस्टम? इसे नॉलेज ट्रांसफर मैनेजमेंट सिस्टम या KTMS कहा जाता है। KTMS, ये कैसे काम करता है? क्या ये कोई सॉफ्टवेयर है? हाँ, आप इसे एक ऐसा सिस्टम मान सकते हैं जो रियल टाइम में डेटा ट्रैक करता है। अच्छा। जब छात्र क्लासरूम में बैठे होते हैं तो वे ब्लैक बोर्ड को नहीं देख रहे होते, वे डेस्क पर अपने साथियों के साथ मॉड्यूल बना रहे होते हैं। एक्टिव लर्निंग। बिल्कुल। और KTMS लगातार ये लॉग करता रहता है कि कौन सा लर्नर किस गति से ब्रेन पेज बना रहा है। मतलब हर लर्नर का बैट और BPH रियल टाइम में मापा जा रहा होता है। एक मिनट जी। यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी चिंता हो रही है। आप सोचिए एक 12 या 14 साल के बच्चे के बारे में। अगर क्लास में हर वक्त कोई सिस्टम ये ट्रैक कर रहा है कि वो 1 घंटे में कितने ब्रेन पेज बना रहा है, तो क्या ये उस पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालेगा? मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। मतलब हर मिनट ये सोचना कि अरे मेरा BPH गिर तो नहीं रहा, ये तो बहुत तनावपूर्ण है। हाँ। और मैंने पढ़ा था कि इस शोध में इन क्लासरूम्स को हैप्पीनेस क्लासरूम भी कहा गया है।
इतना सारा डेटा ट्रैकिंग और खुशी, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चल सकती हैं? ये तो विरोधाभासी लग रहा है। देखिए, ये शायद सबसे अहम सवाल है जो किसी के भी दिमाग में आएगा। पहली नज़र में ये ट्रैकिंग एक कॉर्पोरेट ऑफिस जैसी लग सकती है। हाँ, जहां हर मिनट गिना जा रहा हो। बिल्कुल, लेकिन ऐसा है नहीं। इसे समझने के लिए हमें शोध में बताए गए गोटो ओरिएंटेड टास्क ऑपरेशन या गोटो को समझना होगा। गोटो, ये क्या है? पारंपरिक क्लासरूम में तनाव क्यों होता है? क्योंकि छात्र को वह करना पड़ता है जो कोई बाहरी व्यक्ति उसे करने को कह रहा है। हाँ, टीचर जो बोले वही करना है। राइट, लेकिन गोटो प्रक्रिया में छात्र अपने लक्ष्य खुद तय करते हैं, उन्हें कोई डिक्टेट नहीं कर रहा होता। अच्छा, वो खुद अपना टारगेट बनाते हैं। हाँ, जब एक तरफा उबाऊ लेक्चर की जगह ऐसी सक्रिय गतिविधि होती है जहां वे खुद कुछ बना रहे होते हैं, तो वे एक विशेष मानसिक अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं जिसे मनोविज्ञान में फ्लो स्टेट कहा जाता है। फ्लो स्टेट मतलब वो अवस्था जब आप किसी काम में इतने ज्यादा डूब जाते हैं कि आपको आसपास की दुनिया या समय बीतने का एहसास ही नहीं रहता। एकदम सही। जैसे कोई पेंटर पेंटिंग करते हुए या कोई कोडर कोडिंग करते हुए। बिल्कुल। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि इंसान का दिमाग सबसे अधिक संतुष्टि और खुशी का अनुभव तब करता है जब वो फ्लो में होता है। हाँ, जब वो इस तरह की गहरी, सक्रिय और लक्ष्य आधारित गतिविधि में लगा होता है। खाली बैठने या सिर्फ कुछ सुनने से दिमाग बोर होता है और भटकता है। ये बात तो है। असली खुशी का स्रोत कुछ सार्थक बनाने की प्रक्रिया में है। इसलिए इन क्लासरूम्स को हैप्पीनेस क्लासरूम कहा गया है। और वो ट्रैकिंग वाले डेटा का क्या? रही बात KTMS द्वारा डेटा ट्रैकिंग की, तो वो डेटा उन्हें सजा देने के लिए नहीं है। वो एक फीडबैक लूप है। अच्छा, मतलब वो खुद अपना प्रोग्रेस देखते हैं। हाँ, जब छात्र अपनी खुद की प्रगति को आंखों के सामने ठोस रूप में देखते हैं कि उन्होंने पिछले 2 घंटों में 10 ब्रेन पेज का निर्माण कर लिया है, तो ये उनके आत्मविश्वास को जबरदस्त तरीके से बढ़ाता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखें, तो ये जो ज्ञानपीठ आर्किटेक्चर है, ये सिर्फ सिलेबस को जल्दी खत्म करने का कोई नया तरीका नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो शिक्षा की पूरी बुनियाद को हिला देने वाला विचार है। इसका मतलब है कि भविष्य में जब ये सिस्टम पूरी तरह लागू होगा तो हमारी नीतियां, स्कूलों के काम करने का तरीका, सब कुछ बदल जाएगा। एकदम सही। इसे शोध में एक नॉलेज इंजीनियरिंग का पैराडाइम शिफ्ट कहा गया है। इसका सबसे बड़ा असर मूल्यांकन या इवैल्यूएशन पर पड़ेगा। वो कैसे? आज हम साल के अंत में एक परीक्षा लेते हैं जो ये तय करती है कि बच्चा पास है या फेल। लेकिन इस नए सिस्टम में मूल्यांकन पूरी तरह से आउटपुट बेस्ड हो जाएगा। आउटपुट बेस्ड? हाँ, शोध में इसे तक्षशिला लेवल्स के आधार पर मापने की बात कही गई है। तक्षशिला लेवल्स? इससे आपका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी छात्र की योग्यता इस बात से नहीं मापी जाएगी कि वो किस कक्षा या ग्रेड में है, बल्कि इस बात से मापी जाएगी कि उसने कितने ब्रेन पेज और मॉड्यूल सफलतापूर्वक बनाए हैं। वाओ! मतलब उम्र या क्लास नहीं, आउटपुट मैटर करेगा। बिल्कुल। यहाँ तक कि भविष्य में जो किताबें होंगी ना, जिन्हें इस शोध में ट्रांसफर बुक्स कहा गया है, उन्हें भी पन्नों या चैप्टर्स के हिसाब से नहीं बांटा जाएगा। तो कैसे बांटेंगे? उन्हें बैट यूनिट्स के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा। मतलब कल को जब कोई छात्र किताब खोलेगा तो उसमें ये नहीं लिखा होगा कि ये चैप्टर 20 पन्नों का है। राइट। उसमें लिखा होगा कि इस मॉड्यूल को बनाने और इसका न्यूरल सर्किट स्थापित करने में 4 घंटे का बैट लगेगा। ये तो ज्ञान को बिल्कुल एक मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया की तरह सटीक बना देता है। सही कहा। हालांकि देखिए, हमें इस बात को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि इस शोध की अपनी कुछ व्यवहारिक चुनौतियां भी हैं। हाँ, प्रैक्टिकल दिक्कतें तो होंगी ही। पारंपरिक लेक्चर आधारित सिस्टम से अचानक इस ज्ञानपीठ आर्किटेक्चर में शिफ्ट होना कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। हाँ, क्योंकि हमारे शिक्षकों और छात्रों दोनों को ही इस तरह से काम करने की आदत नहीं है। ठीक कहा आपने। शुरुआत में छात्रों को ये ब्रेन पेज बनाने की तकनीक और मोटर सर्किट्स का सही उपयोग करने के लिए विशेष ट्रेनिंग देनी होगी। टीचर्स को भी ट्रेन करना पड़ेगा। बिल्कुल। इसके अलावा एक और चुनौती ये होगी कि शुरुआत में अलग-अलग छात्रों के BPH में बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलेगा। हाँ, कोई जल्दी बना लेगा, कोई देर से। हाँ, कोई छात्र 1 घंटे में 5 ब्रेन पेज बना लेगा, तो किसी को शायद 1 बनाने में भी संघर्ष करना पड़े। सिस्टम को इन शुरुआती झटकों को संभालने के लिए तैयार रहना होगा। ये एक बहुत ही जायज बात है। कोई भी नया सिस्टम एकदम से परफेक्ट नहीं होता। सही बात है। लेकिन अगर हम उन शुरुआती चुनौतियों को पार कर लें तो जो संभावित परिणाम है वो इतने बड़े हैं कि उन्हें नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो अगर हमें आज की इस पूरी गहन चर्चा को एक विचार में समेटना हो, हाँ, तो वो क्या होगा? अगर इस पूरे शोध पत्र का
एक सबसे बड़ा निष्कर्ष या फाइनल टेक अवे निकालना हो ना, तो वो एक बहुत ही शक्तिशाली वाक्य है। वो क्या है? हर वो घंटा जो ज्ञान में नहीं बदला वो हमेशा के लिए खो गया है, लेकिन हर बदला हुआ घंटा एक स्थायी संज्ञानात्मक संपत्ति है। एक परमानेंट कॉग्निटिव एसेट। हाँ, ज्ञानपीठ आर्किटेक्चर में कोई भी घंटा बस बीतता नहीं है, वो आपके दिमाग में एक ऐसी स्थायी संपत्ति बन जाता है जो जीवन भर आपके साथ रहती है। ये सचमुच आपके सोचने के नजरिए को पूरी तरह बदल देने वाला है ना? जो लोग आज हमारे साथ ये गहन चर्चा सुन रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा सबक यही है कि हमें यह सोचना बंद करना होगा कि हमने कितने घंटे पढ़ाई की या काम किया। बिल्कुल। हमें खुद से ये पूछना शुरू करना होगा कि उन घंटों में हमने असल में कितने ब्रेन पेज बनाए। हमें सिर्फ समय गुजारने के भ्रम से बाहर निकलकर अपने आउटपुट और दक्षता पर फोकस करना होगा। एकदम सही निष्कर्ष निकाला आपने। और अब इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो इस शोध पत्र में तो स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है, लेकिन आज की इस पूरी बातचीत से ही उपजा है। जरा इस बारे में सोचिए। हम अब तक बैट BPH फ्रेमवर्क को सिर्फ स्कूल, क्लासरूम और एकेडमिक पढ़ाई के चश्मे से देख रहे थे। लेकिन क्या होगा अगर हम इस फॉर्मूले को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी या अपने प्रोफेशनल करियर पर लागू कर दें? ये बहुत दिलचस्प ख्याल है। सोचिए, आप गिटार बजाना सीखना चाहते हैं या कोई नई विदेशी भाषा बोलना चाहते हैं या ऑफिस में एक बड़े प्रोजेक्ट को लीड करना चाहते हैं। हाँ। हम अक्सर कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन क्या होगा अगर हम इन कौशलों को भी ब्रेन पेज और मोटर सर्किट की इसी वैज्ञानिक सटीकता के साथ मापना शुरू कर दें? वाह! क्या होगा अगर हम ये पहचान लें कि हमारा कौन सा काम सिर्फ न्यूट्रल गियर में हो रहा है और उसे तुरंत सक्रिय ज्ञान में बदल दें? क्या हम अपने जीवन के हर उस घंटे को हैक कर सकते हैं जो अब तक सिर्फ हमारी उंगलियों से रेत की तरह फिसल रहा था? बहुत ही गहरा सवाल है। इस सवाल के साथ और अपनी जिंदगी के उन न्यूट्रल गियर्स को पहचानने की इस चुनौती के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। अपने समय को ठोस ज्ञान में बदलिए। हमारे साथ इस गहन चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।